अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इमरान खान और उनके यू टर्न्स का सफर आखिर कहां जाकर इख्तिताम पजीर होगा। क्या इमरान खान कभी अपने किसी एक फैसले पर खड़े भी होंगे? नाज़रीन, 2018 में हुकूमत बनाने से कबल इमरान खान कहते थे कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, मुल्क के हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए माहिरीन की टीम तैयार कर ली है। लेकिन फिर यू टर्न लिया और कहा कि मुझे टीम ही अच्छी नहीं मिली, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हुई। इमरान खान ने 3.5 साल इक़्तिदार के मजे लिए, मर्जी की काबीना बनाई, सूबों में मर्जी के वज़राए आला लगाए और जब तक वो हुकूमत में रहे बारहा अवाम को यकीन दिलाते रहे कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है। उसके बाद इमरान खान यू टर्न लेते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली और असेंबली में अराकीन की मौजूदगी भी एक कॉल के जरिए मुमकिन बनाई जाती थी। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जमहूरियत को सपोर्ट करने वाला जनरल कहते थे, इसीलिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 3 माह कबल उनको मुलाजमत में तोसी दी। लेकिन फिर इमरान खान ने यू टर्न लिया और मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात से साबिक आर्मी चीफ को नवाजा गया। नाज़रीन, इमरान खान के यू टर्न्स लेने का सिलसिला यही तक नहीं महदूद, बल्कि जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने अमरीका के खिलाफ हम कोई गुलाम हैं का नारा बुलंद किया। लेकिन हस्बे रिवायत इमरान खान ने फिर यू टर्न लिया और कहा कि अमरीका नहीं, मेरी हुकूमत तो जनरल बाजवा ने गिराई। इमरान खान गुजरात के चौधरी परवेज इलाही को डाकू कहते थे, लेकिन जैसे ही वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया और गुजरात के चौधरी को ना सिर्फ वजीर आला पंजाब बनाया बल्कि पार्टी के सदर का ओहदा भी उन्हें सौंप दिया। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इमरान खान समेत उनकी टीम के 155 अराकीन असेंबली मौजूद थे, लेकिन उन्होंने असेंबली में अपोजिशन नशिस्तों पर बैठने के बजाय इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए। लेकिन फिर मेरे कप्तान और उनकी टीम ने यू टर्न लिया और इस्तीफों की वापसी के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान खान ने अपने दरीना दोस्त आरिफ अलवी को सदर मुमलिकत बनाया, उन पर भी अदम एतमाद करते हुए यू टर्न ले लिया कि सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके अपने आईनी किरदार को अदा नहीं किया। नाज़रीन, इमरान खान के यू टर्न्स की तारीख काफी तवील है। अपने दौरे हुकूमत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी अपोजिशन की तरफ से पेश किए गए नामों के बरक्स की, फिर अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए कहा कि न्यूट्रल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गारंटी दी थी, इसीलिए उन्हें इस ओहदे पर तैनात किया। इमरान खान ने 2024 के इंतखाबात के बाद एक और बड़ा यू टर्न लिया। 2014 में कंटेनर पर खड़े होकर जिस महमूद अचकजई की नकलें उतारते थे, फिर यू टर्न लेते हुए उसी महमूद अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार बना दिया। मौलाना फजल रहमान और मेरे कप्तान के दरमियान सियासी बल्कि जाती चपकलिश को कौन नहीं जानता। भरे जलसों में उनको गलत नामों से पुकारा जाता था, लेकिन वक्त बदलते ही इमरान खान ने फिर यू टर्न लिया और उसी मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात के लिए अपनी पार्टी की एक कमेटी तश्कील दे दी। यही नहीं, इमरान खान और उनकी टीम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी मुहिम चला रही है, लेकिन साथ ही यू टर्न लेते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से मुज़ाकरात पर बज़िद है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज फिर यू टर्न लेते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। रवा बरस जनवरी में जब बल्ले के निशान के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने तहरीक इंसाफ के वकला से पूछा था कि उन्हें उनके बेंच का हिस्सा बनने पर एतराज तो नहीं है। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि हमें आप पर कोई एतराज नहीं है। इससे कबल माजी में इमरान खान खुद भी ये कह चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज साहब पर रेफरेंस उनकी हुकूमत ने नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था। क्या इमरान खान के माजी को देखकर कहा जा सकता है कि वक्त और हालात बदलने पर वो अपने आज के फैसलों पर यू टर्न नहीं लेंगे? मेरे कप्तान और उनके यू टर्न्स का सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या कोई ऐसा फैसला भी होगा जिस पर मेरे कप्तान यू टर्न लेने के बजाय डट जाएंगे? और अगर इमरान खान को हुकूमत, पार्लियामान, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर एतमाद नहीं तो फिर आखिर एतमाद है किस पर? इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस इम्कान को जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला अनाउंस करने जा रही है। इम्कान है, जारी बात है, वील हैव टू सी कि सुप्रीम कोर्ट ये करता है या नहीं करता। इस सिलसिले में आज फुल कोर्ट का इजलास मुनक्किद किया गया और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये फैसला अगले 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आज एक मजीद डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिख के काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो उनके केसेस ना सुना करें। अब माजी के अंदर अब बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
मिक्स अपनी राय देती रही है। चंद रहनुमा कहते थे कि जनाब काजी फाइज़ साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन इनके वकला की टीम में से कई ऐसे लोग थे, हामिद खान साहब या अली जफ़र साहब, वो बार बार ये कहते थे कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेंच का हिस्सा रह सकते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब ने 24 घंटे पहले एक और केस में, ये ज़हन में रखिएगा, नैब तरमीम का केस है, जिसमें उन्होंने अब ये मौक़िफ़ ले लिया है कि हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है। क्या ये एक सियासी चाल है या एक्चुअली कोई ऐसा मटीरियल मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अदम एतमाद जो है वो किया जा रहा है? मेरे पास आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, तीनों का ही ताल्लुक जो है वो कानून के इदारे से है, और हमारे साथ मौजूद हैं कानून के शोबे से है शोएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आज हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून से, आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। और तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और कानूनदान मुनीर फारूक साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शोएब शाहीन साहब सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये ऐसा क्या हुआ है सर पिछले चंद दिनों के अंदर, क्योंकि आज से चंद महीने पहले तक आपकी कानूनी टीम जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद का इजहार करती रही, लेकिन अब जब अगले 24 घंटे में ये फैसला आने वाला है एक और केस के अंदर, चीफ जस्टिस के हवाले से बाकायदा अब आप एक रिटन अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात तो पहले से मालूम भी थी, और ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका रेफरेंस दिया गया है जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में, जिसका वन ऑफ द मेंबर थे काजी फाइसा साहब। उसमें ये फैसला हुआ, उसमें बाकायदा ऑब्जर्वेशन आई, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए निकाल के फ़ोटोकापियाँ करके लाए थे, काजी साहब बेंच को तकसीम की, तो उस पर बेंच ने ये फ़ैसला किया कि आज के बाद कोई भी केस इमरान खान साहब का हो तो उनके केस में काजी फाइसा साहब उस केस को ना सुने, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ एक तरह से प्रेजुडिस रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट डिसीजन शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड रेस्पेक्टेड। तो चीफ जस्टिस साहब को उसूली तौर पर, चूँकि देखें एक बात तय है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस इनके ज़माने में हुआ, ये अलग बात है कि कौन रेफरेंस बनाने वाले थे, क्या था, मगर एक तलखी रही, उनकी बेगम साहिबा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सारे वो एक प्रोग्राम भी करती रहीं, उन्होंने ओपिनियंस भी दी, लिख के भी दिया, और चीफ जस्टिस मौजूदा और उस वक्त के जज काजी फाइसा साहब भी उनके ख़िलाफ़ लिखते रहे, और उस वक्त भी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। तो मेरा ख्याल है कि वो उस फैसले की मौजूदगी में फिर जो उन्होंने केस सुने, फिर आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि सिर्फ ये वो एक सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, फिर कंडक्ट ऑफ ए जज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपने बल्ले का निशान छीना, जो कि आज तक वो फ़ैसला मुतनाज़ा है, सिर्फ हमारी नज़र में नहीं, PTI की नज़र में नहीं, वो 70% आबादी जो नाखानदा है हमारे मुल्क की, उनका एक हक था कि आप अगर कोई इंतखाबी निशान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का छीनेंगे तो वो बुनियादी इंसानी हक 70% आबादी का वो छीन रहे हैं। और इसके बारे में जब फुल कोर्ट बनी, आपने देखा बारहा तमाम जजेस ने टाइम एंड अगेन उस केस के हवाले से उसको रेफ़र किया। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जब हम गए तो इन्होंने कोई भी बात हमें सुनने और मानने मुझे शोएब साहब इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा दो तीन सर आपकी इस आर्गूमेंट में ज़रा मैं एक सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि माजी के अंदर जस्टिस गुलजार साहब की हवाले से आपने गालबन जिक्र किया कि जी उन्होंने कहा था कि काजी फाइसा साहब जो है किसी बेंच का हिस्सा ना बने जो इमरान खान साहब से रिलेटेड है। 5 मेंबर बेंच ने कहा। ये सर ये राय थी या फैसला था, ये बताइए। ये उनकी राय थी जस्टिस गुलजार की? देखें, ये फैसला है, ये फैसला है, ये बिल्कुल फैसला है। आप इसको अगर आप चाहें उसको पढ़ लें, मैं आपको उसकी कॉपी भी भेज देता हूं अभी, बल्कि इंटरवल में। ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई इमरान खान का केस आएगा, काजी फाइसा साहब उस केस को नहीं सुनेंगे। इज इट अ रिकमेंडेशन या ये बाइंडिंग है? और क्या एक जज किसी दूसरे जज के बारे में कह सकता है कि जनाब आज के बाद ये आप जो हैं वो फला बंदे का केस आप नहीं सुनेंगे? क्या ये एक जज दूसरे जज के बारे में कह सकता है सर? जी देखें 5 मेंबर बेंच का फैसला है, जिसके अंदर काजी फाइसा साहब खुद बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का फैसला तो इस पर अमल दरामद उसका होगा, अनटिल एंड अनलेस कि कल कला ये 5 मेंबर बेंच या 6 मेंबर या 7 मेंबर बेंच उस फैसले को रिव्यू कर ले, वो कहे कि नहीं जी काजी साहब उन केसेस को सुन सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हो, ये रिकमेंडेशंस हो, या ये फाइंडिंग्स हो, एक्चुअली दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट। तो अब उसके ऊपर जुडिशल साइड से किया जाने वाला कोई फैसला, दैट शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। और देखें, ये पाकिस्तान में भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का या जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है,
اس میں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، یعنی محبت کا رشتہ ہو، ریلیشن شپ ہو، یا کسی سے نفرت کا رشتہ ہو، کوئی بھی آپ تعصب رکھتے ہوں کسی کے خلاف بھی، تو آپ کو اس کیس میں جج نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر تھا. پھر آپ دیکھیں کنڈکٹ سیریز آف فیکٹس، بلے کا نشان چھینا، ریٹرننگ آفیسرز کا معاملہ آیا، ہم نے کہا جی وہ جوڈیشری سے لگائیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہی ججز کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو آیا، اور اس کے علاوہ یہ ابھی جو ریسنٹ فیصلہ آ رہا ہے جو بھی ہے، اور تھرو آؤٹ ان کا کنڈکٹ، ان کا انداز، ان کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو قاضی فائزہ صاحب سے انصاف کی توقع اوکے سر، لیٹ می کم بیک سر، لیٹ می کم بیک. دیکھیں میں سر آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں سر، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سر ایک اور چیف جسٹس متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے یہ رائے کس حد تک ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بھی ماضی میں ایک سابقہ چیف جسٹس کے حوالے سے سب کچھ کیا، اب ہم بالکل وہ جو تاریخ کا ایک گول دائرہ ہے وہ دوبارہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. بالکل وہی حالات ہیں، یا آج کے حالات اور آپ لوگوں کے حالات جو آپ لوگوں نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو رائے رکھی تھی اس میں اور اس میں کیا کیا مختلف ہے اور کتنی سملیرٹیز ہیں؟ سر منصور صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی شعیب شاہین صاحب کی بات سن رہا تھا، اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی اس ساری سچویشن پہ کہ اب میرے خیال سے ان کو یاد آ گیا ہے کہ نیب امینڈمنٹ کیس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسی صاحب نہ سنیں، کیونکہ ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 446 جس کا حوالہ بھی وہ دیتے ہیں اپنے اس جواب میں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ نیب امینڈمنٹس کے کیس جو ہے، دس از ناٹ کنسرننگ عمران خان. ہاؤ ڈز دس کنسرن عمران خان؟ یہ تو نیب کی امینڈمنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس جواب میں یہ بات کرتے ہیں اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. پہلی تو بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل ہے ریزرو سیٹس میں، اس سارے معاملے پہ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل گئی ہوئی تھی. اس کے بعد ان کو بہت دیر بعد یاد آیا کہ نہیں، کمل شوزر صاحب کو بھی رکھ کے جو ہے ہم پی ٹی آئی کی درخواست گزار بنا دیتے ہیں. بہت لیٹ پروسیڈنگز وہ جوائن کی، برکیف پروسیڈنگز انہوں نے جوائن کر لیں، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی کیس جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب نہ سنیں. بھائی اٹ ڈز ناٹ کنسرن یو ایز اے پرسن، کنسرننگ یو نو کیس از بینگ ہرڈ. سنی اتحاد کونسل کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ نیب امینڈمنٹ سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو یو شوڈ بی تھینکفل کہ آپ کو انہوں نے جو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ کو وہاں پہ ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے 2 دفعہ دکھایا، آپ کو سنا. بٹ اٹس ڈیفینیٹلی یہ نیب امینڈمنٹس کے اوپر جو بات ہے یہ ان کی کنسرننگ تو نہیں ہے، ٹھیک، یا ان کی سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس جو ہیں ان کی ذات کی کنسرننگ تو نہیں ہے. اب وہ آئین اور قانون کے پیرائے میں اس کو دیکھا جائے گا. مجھے بھی یہ ایکسپلین کریں کائنڈلی کہ یہ ان کی ذات سے کنسرننگ کیسے ہے. بٹ ان اینی کیس اٹس ٹو لیٹ ان دی ڈے. یہ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا منصور صاحب؟ پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ یہ کس کی ججمنٹ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ ثاقب نثار صاحب کا جو معاملہ تھا، جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ سارے کیس کے تھرو گزرے تھے، لیکن وہ ان کی ایک پرسنل ایکسپلینیشن تھی کہ ان کے پاس کیا منی ٹریل ہے یا نہیں ہے. لیکن پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ لائن میں آ کے کھڑی ہوگی، کیونکہ آبویسلی یہ حقیقت ہے، ریئلسٹک سچویشن یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو، اور آج پاکستان کے اندر جس قسم کی پالیٹکس، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو دونوں اینٹیٹیز کو اکٹھے ہی دیکھا جاتا ہے. آپ اگر لیڈر کے حوالے سے کچھ کریں گے تو سیاسی جماعت، اس میں میں I beg to differ. you're actually you're giving me an example of a perfect world, but پاکستان کی پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. وہ جب آپ ایک بھٹو کی بات کریں گے تو you know کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آپ شریفوں کی بات کریں گے آپ کو پتا ہے نون لیگ کی بات ہو رہی ہے. آپ پی ٹی آئی کی بات کریں گے آپ کو پتا ہے آپ عمران خان کے بارے میں بات کریں. یہ 2 سیپریٹ اینٹیٹیز تو نہیں ہے نا سر. دیکھیں میں اس پہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، یہ 2021 کی ججمنٹ ہے. جب یہ بینچ فارم ہوا، اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کی میں بات مان لیتا ہوں کہ اٹس ایکچولی ناٹ آل روزز اینڈ اتنی کوئی پرفیکٹ سچویشن نہیں ہے پاکستان میں، مان لیا. اگر لیکن یہ دیکھیں نا کہ پھر 2021 کا جو کیس ہے تو یہ پھر رپورٹڈ 2021 کا کیس ہے. تو جب یہ بینچ کی فارمیشن ہوئی اس ٹائم پریلیمنری آبجیکشنز میں انہوں نے کیوں نہیں یہ بات اٹھائی اور کہا کہ آپ جو ہیں عزت مآب چیف جسٹس صاحب ہمارے بینچ کا ایسا مت بنے، آپ نہیں یہ کیسز سن سکتے بیکاز یہ 5 ممبر بینچ کی. اب فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے. اب یہ ٹو لیٹ ان دا ڈے آ کے جو ہے 11th آور پہ آ کے کہتے ہیں کہ اب جو ہے میرے کیسز نہیں سننے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. اسی طرح نیب امینڈمنٹس کا جو کیس ہے
वो does not concern his person. ठीक, उनके पर्सन के ऊपर तो बात नहीं हो रही ना, कानून साजी है, उसके ऊपर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स पे बात हो रही है कि वो आया सही हुई हैं या गलत हैं, या आईने पाकिस्तान से जो है वो अल्ट्रा वायरस हैं या लीगली वैलिड हैं, या जो भी उसमें सिचुएशन है. बट दे कांट कम टू लेट इन द डे और यहाँ पे आके क्लेम करें कि आप तो हमारे मतलब कोई केस ही नहीं सुन सकते. एंड अगेन ये एक जज के ऊपर होता है कि वो खुद इस चीज का फैसला करे कि वो उसकी जो इल्जाम लग रहे हैं बायसनेस के, वो उसको खुद एक इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए चीजों की कि उसको आया बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए. लेट मी कम. मुनीफ फारूक साहब, ये आपसे सर एक वो न्यूट्रल राय, अब ये प्लीज वो न्यूट्रल, वो जानवर वाला न्यूट्रल मत समझिएगा, सहाफती न्यूट्रल राय आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या ये चीफ जस्टिस के ऊपर एतराजात आयद, जारी बात किए तो जा सकते हैं, उन्होंने कर दिए हैं, वो उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका वेट कितना है? जो बातें की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, इनके एतराज में आपको वेट नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब. देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने दोनों अतराफ से जो बात सुनी है, देखिए इशू ये है कि एतराज तो कोई भी कर सकता है, कोई भी लिटिगेंट कर सकता है कि जी मुझे जज के ऊपर एतबार नहीं है. मतलब शोएब शाहीन साहब भी बड़े सीनियर वकील हैं, उनको भी पता है, बैरिस्टर अकील साहब को भी पता है, मतलब हम सब ने जो जिन्होंने अदालतें देखी हुई हैं, पता है. ठीक है, आप अलाउ मी टू से विसात एहतराम को भी मुंह उठा के कह दे जी मुझे फलाने जज साहब पे एतराज़ है, ठीक कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ को पोजीशन ली हुई थी, इन्होंने मुझे घूरा है. कोई भी कहे जी मैं अदालत में दाखिल हुआ हूँ तो मुझे इन्होंने जिस तरह मुझे देखा है, मुझे लगता है मुझे इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये मेरे खिलाफ है. ठीक है. देखिए, जो 5 मेंबर बेंच की बात, ये उसकी जो साइटेशन दी वो शोएब शाहीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त दी है. बिल्कुल वो अदालत का फैसला, कोर्ट ऑर्डर अदालत ने कहा, गो के जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे, काजी फायजा साहब ने एक केविएट लगाए थे कि मुझे नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये उन्होंने कहा था. बट क्योंकि उस वक्त जो आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल भी थे हमारे, उन्होंने भी एतराज़ किया था और उन्होंने भी कहा था जी कि अगर ये पोजीशन ले ली गई है तो फिर अच्छा नहीं है कि काजी फायजा साहब बैठे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के केसेस सुनने के लिए. बट अगर आप उसकी कानूनी जुबान में स्ट्रिक्टो सेंसो अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें या उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात थी. वो तो ट्रांजैक्शन बातें बहुत पीछे चली गई है ना. अब बात ये, अब बातें बहुत आगे आ चुकी हैं और बहुत से मामलात, बहुत से मैटर्स अब हमारे सामने हैं. इस तरह तो फिर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ कर सकती है और कर भी रही है कि जी इस तरह तो फिर जो फुल कोर्ट बना हुआ है, ये जिसका फैसला कल आने वाला है, ये मखसूस नशिस्तों वाला, वो कह जी उस पर भी काजी फायजा साहब ना बैठते. वो लेटर इन द डे आप आके कह रहे हैं जी एक दिन पहले जब आपका फैसला आना है, फाइन, जजेस की ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि जजेस किस तरफ मामले को लेके जा रहे हैं. बट फैक्ट ये है कि अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो कोई जज भी बाउंड नहीं है कि वो उसके ऊपर एतराज करे तो वह अलहदा हो जाए. लेकिन अगर आप फेयरनेस की बात करें, प्रोप्राइटरी की बात करें, अनबायसनेस की बात करें, तो नॉर्मली ये होता है कि एक जज का कॉन्डक्ट होता है या जुडिशल कॉन्डक्ट जो एक है उसका, नॉर्मली अगर कोई एतराज करता है तो जजेस लाइक यार फाइन, सो बी इट, मेरा कौन सा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, सो इट्स, मैं थोड़ा सा इसको लेट समवन एल्स हियर द केस. बट ये भी कोई मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है कि मैं, शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर अकील साहब, मंसूर अली खान जाके एतराज करेंगे तो हमारा एतराज मान ही लिया जाएगा. अच्छा चले, मैं मुनीफ साहब, लेकिन मुनीफ साहब जस्ट टू मेक इट ईजियर, मैं अगर आप काजी फायजा साहब की जगह पे होते, अल्लाह करे एक दिन आए कि हम मुनीफ फारूक को जो है चीफ जस्टिस देखें, चीफ जस्टिस मुनीफ फारूक साहब, लेकिन अगर इस तरह होता और आपके नहीं अल्लाह करे सर, क्यों ना, ये क्या बात नहीं हो सकता, तो आपके ऊपर अगर इस तरह कोई ये इन बेसिस के ऊपर जो इतना एतराज हो चुका है, अगर ये एतराज होता, व्हाट वुड यू डू? आप अपने आप को अलग कर लेते या आप इन एतराजात को रिजेक्ट कर देते? आपकी क्या राय है? मेरा, अगर आप पर्सनल ओपिनियन, अगर क्योंकि आपने मुझे पर्सनली मेरी राय पूछी है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के मुतालिक केसेस जो भी हों, मेरे ख्याल में जो फेयरनेस की बात है उनमें किसी केस के अंदर काजी फायजा साहब को फ्रॉम द डे वन नहीं बैठना चाहिए था. अच्छा. उसकी एक वजह है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मंसूर अली खान साहब, मैं अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस, बट मैं इसकी बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप जज हैं, आप एक अपना आपका एक जुडिशल कॉन्डक्ट है, आप आते हैं, बहुत जबरदस्त जज हैं, बड़े पढ़े लिखे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो वी कैन नॉट डिवोर्स आवरसेल्व्स टू द हैपनिंग्स दैट वी हैव हैड इन आवर लाइफ. या हमारी कुछ सफरिंग है और किसी वजह से है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उससे खुद को डिटैच कर लें और कहें नहीं मुझे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता मेरे साथ किसी ने क्या किया. अब वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. वो एक वक्त वो थी, कभी की दिन बड़े कभी की रातें. इमरान खान साहब ने
किसी के कहने पे किया, लेकिन ठोक कर किया। काजी और आरिफ अलवी साहब ने भी ठोक कर किया, कोई कसर नहीं छोड़ी कि काजी फैसल साहब का जुडिशल करियर ख़त्म ना हो। आज सारे सच्चे कादिर बने हुए हैं ना, तो मेरे जहन में सिर्फ ये बात आती है कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो उनके जहन में तो ये बात है ना यार कि मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है। और किस शख्स ने की थी? इमरान खान ने की थी। किसके कहने पे की थी? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे की थी। दे वर हैंड इन ग्लव। तो इंसान के अंदर वो एक एलिमेंट रह जाता है। पता नहीं, शायद मैं एक बहुत आम आदमी हूँ, मुझे तो अगर मेरे साथ कोई ऐसे करेगा तो मैं नहीं समझता कि मेरे अंदर से वो बायस या मेरे अंदर से वो जो मेरी ग्रीवेंसेज हैं वो खत्म हो जाएंगी। कम से कम मैं तो नहीं ये कर सकता, मैं बड़ा आम सा इंसान हूँ, इसलिए मैंने बड़ी फेयरली आपको बता दिया। शुएब साहब, ये सारी जो गुफ्तगू की जा रही है, मेरे ख्याल में मुनीब साहब ने बड़ा फेयर एक असेसमेंट इस मामले के ऊपर दिया है, बल्कि मेरे ख्याल में जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी के साथ वो एग्री कर रहे हैं। लेकिन आपकी जमात के अंदर क्या इस बात का एहसास है कि ये जो माजी के अंदर एक्चुअली जो रूट कॉज है सारे मामले की, जब आप लोगों ने वो रेफरेंस फाइल किया, किसके कहने पे किया, और ये तो खान साहब अपने इंटरव्यूज के अंदर भी अब कह चुके हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किया, गलत हुआ? आप लोग इस बात को एहसास करते हैं कि आप लोग इस्तेमाल हो गए उस वक्त और आपको यहां तक नहीं जाना चाहिए था? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं उस ज़माने में इंटरव्यू सुन रहा था अलवी साहब का, बल्कि अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई, उस हवाले से डिस्कशन भी हुई। तो अलवी साहब ने कहा जी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ आती हैं एक जज साहब की, उनकी फैमिली की, और मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसको फाइल बना के रख लूँ और उसको इस्तेमाल करूँ फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव। एक ऑप्शन ये है कि मैं ख़ुद तो फैसला करने का अख्तियार नहीं रखता, मैं एक प्रॉपर फोरम है, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको रेफ़र कर दूँ, लेट द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शुड डिसाइड। और मैंने वो ऑप्शन अवेल किया जो मुझे कानून, आइन और पाकिस्तान के निज़ाम के मुताबिक मुझे वो करने का पाबंदी थी, मैंने उसको भेज दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको निकाल दें, आप इसको रख लें, आप इसके मुतालिक फैसला कर दें, जो कि जजेस पे मुश्तमिल एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि टू इंक्वायर इनटू द मैटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जजेस। अच्छा, अब मैं इस हवाले से एक बात बताऊँ। इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक्त हम वकील बशमूल मेरे, हम काजी फाइसा के साथ खड़े थे और हमने पूरी तहरीक चलाई इन हिज फेवर। और हम मेंबर के, उस वक्त मैं मेंबर था पाकिस्तान बार काउंसिल का, जो कि एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान की। उस वक्त हम इनके साथ खड़े थे, इर्रेस्पेक्टिव कि हमारी अगर किसी के साथ हमदर्दी पार्टी के साथ थी भी नहीं, बल्कि दैट बिकेम द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हामिद खान की विद इमरान खान साहब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऑर्डर भेज दिया है कोर्ट का, मैं सिर्फ पैरा 6 की चंद लाइनें पढ़ देता हूं आपको। एट दिस स्टेज वन ऑफ अस, काजी फाइसा, sought to place on record photocopies of certain documents statedly received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copies of such documents were handed over by the Honorable Judge to other members of the bench. A copy was also handed over to the Learned Attorney General for Pakistan. The Honorable Judge also stated that he was unsure if the documents were genuine. The Learned Attorney General for Pakistan submitted that since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. He further submitted that in any event, the Honorable Judge would become a complainant in the matter, and in that capacity it would not be appropriate for the Honorable Judge to hear the matter. अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रही है, The Honorable Chief Justice of Pakistan therefore observed that in these circumstances it would not be proper for the Honorable Judge to hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. ये खान साहब के खिलाफ पर्सनल कैपेसिटी में पिटीशन भी फाइल कर चुके थे। Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, as Prime Minister of Pakistan, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. अब मसला ये है कि अगर उस वक्त अनबायस और इम्पार्शल नहीं रह सकते थे, ज़ाहिर एक ज़ाती तौर पर एक था उनके दरमियान, तो आज वो अनबायसनेस और इम्पार्शलिटी बहरहाल वो कैरी करती है। आपका, मैं मुनीब साहब का एहतराम करता हूँ कि उनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त बात है। मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जिसको मैं समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई है, या मेरी उनके साथ बेटरनेस है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है थ्रू एनी मीन्स, तो कम से कम मेरा भी यही मौक़िफ़ होता कि मैं उस केस में अपने आप को ना शामिल करूं। देखिए, बात ये होती है कि ये क्या है
जज के ऊपर एक ट्रस्ट होता है पब्लिक एट लार्ज का, और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हो या जजेस हों, उन्होंने कसम उठाई है 25 करोड़ आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की और उस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी वो लिखा हुआ है। जब आप कोई फैसला करते हैं तो स्लाइटेस्ट अगर पॉसिबिलिटी हो कि जज साहब का किसी की तरफ नफरत में या मोहब्बत में टिल्ट हो सकता है, तो फिर वो इंसाफ, अच्छा फ़र्ज़ कर लेते हैं वो इंसाफ कर रहे हो अपनी निगाह में, लेकिन वो इंसाफ को इंसाफ समझा नहीं जाएगा क्योंकि उनके ऊपर एक मिसट्रस्ट पब्लिक एट लार्ज का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑलरेडी क्रिएटेड। अच्छा, फिर उसके साथ अगर आप देखेंगे शोएब साहब, ये जो आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना पब्लिक एट लार्ज, मेरे ख्याल में इसको अगर आप पार्टी एट लार्ज कर लें तो फिर बात समझ आएगी। पार्टी एट लार्ज, योर पार्टी एट लार्ज नहीं, मैं मतलब ये पार्टी एट लार्ज की बात मैं कर लूं, चले मैं पार्टी हूं ना उस केस पब्लिक एट लार्ज है या नहीं। देखिए सुन लें पब्लिक एट लार्ज की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं उसमें पार्टी हूं, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हूं या वन ऑफ द पटिशनर हूं, और मेरा उस जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बेशक वो अपने तई बिल्कुल दुरुस्त फैसला कर रहे हूं, मुझे बताएं कि वो इंसाफ नहीं होगा सर। वो अगर शोएब साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरा पॉइंट ये है, तो फिर अगर इस बुनियाद के ऊपर जो आपने दलील दी, अगर मैं 1 मिनट के लिए मैं कहूँ अच्छा जी मैं शोएब शाहीन साहब के साथ खड़ा हूँ, तो फिर इसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो जस्टिस काजी वो साकिब निसार साहब के हवाले से जो केस बिल्ड कर चुकी है इतने सालों में, तो वो तो फिर उनका केस वैलिड है। फिर आइए फिर मेरे साथ इधर भी आके खड़े हो कि हाँ इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ कहा साकिब निसार के बारे में बिल्कुल ठीक कहा, साकिब निसार ने इंसाफ नहीं किया, या तो फिर ये भी कहिए फिर मेरे साथ। देखें, साकिब निसार साहब अगर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रिटायर्ड जज या मौजूदा जज हों, साकिब निसार साहब का सफ़र शुरू होता है PMLN के साथ। PMLN ने उनको फेडरल लॉ सेक्रेटरी लगाया, उसके बाद उनको जज बनवाया, उनकी रिकमेंडेशंस पे बने, और थ्रू आउट हिज लाइफ उनके साथ उनका पब्लिकली ये एक तासुर मिला कि उनके साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और पहला साल जो हाई कोर्ट का था, आपको याद होगा जो उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था, वो जो हुदैबिया पेपर मिल वाला था, वो काजी फाई ईसा साहब और उनके साथ जस्टिस मुशीर आलम साहब थे, और उनके हक में फैसला आया। फिर आपको याद होगा उसमें एक रिव्यू आया, उस रिव्यू के अंदर बल्कि एक शायद एप्लीकेशन भी आई थी कि इस रिव्यू को आप किसी लार्जर बेंच पे शिफ्ट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो रिव्यू उसी बेंच में लगा और उन्होंने उसके हक में फैसला किया। फिर जब ये चीफ जस्टिस बने, आपको ये भी याद होगा कि उन्होंने खुद अपने आप को रिक्यूज़ किया, उस बेंच का हिस्सा नहीं बने। जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट वाला केस आया था या पनामा लीक्स वाला केस आया था, वो उसका हिस्सा नहीं थे, सिवाय एक जजमेंट पे उसमें नवाज शरीफ पार्टी नहीं था, जो ताहयात नाअहली वाला केस आया था। उसके अलावा तो किसी केस में साकिब निसार ने फैसला नहीं किया इनके खिलाफ, ना जाती आपकी नजर में कंपैरिजन ना ही पब्लिक, ना ही जी मुझे इजाजत दीजिए, कंपैरिजन नहीं है यहाँ चीजें। अच्छा, फिर एक और बात, साकिब निसार के खिलाफ इन्होंने कोई इस तरह का रेफरेंस फाइल नहीं किया था। अच्छा। उनका जाती तौर पर कोई मुखासमत नहीं थी। अगर मुखासमत इन्होंने पैदा की है तो वो उनके चीफ जस्टिस के हटने के बाद की है या उनके जमाने में आखिरी दिनों में शुरू की। शोएब साहब, मेरे ख्याल में एक और रीजन भी है सर, मेरे ख्याल में सर उसमें एक और रीजन भी है, इनकी सोशल मीडिया टीम भी बड़ी हल्की है ना सर, इनके ट्रेंड नहीं चलाने आते इन लोगों को, ये भी तो बहुत मसला है ना। अगर ये शायद आते होते तो कुछ तगड़ा काम नहीं कर सकते। आपको देखें, आप मुझे बता दें कि साकिब निसार ने इनकी जात के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा फैसला दिया? और जो वो फैसला आया था पनामा लीक्स वाला, वो 5 मेंबर बेंच था जो हेडेड बाई जस्टिस खोसा, उसमें अजमत सईद शेख, उसमें जस्टिस एजाज अफजल, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, इन लोगों का, और इन्होंने उस पे एतमाद का इजहार किया था, जो कि पहले जस्टिस ज़हीर जमाली साहब उसको हेड बैरिस्टर साहब बताइए, वो जब रिटायर हो गए, मैं बैरिस्टर साहब से पूछता हूं सर, मुझे इजाजत दीजिए, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब बताइए सर, आपने ये इनका जो रेफरेंस उन्होंने दिया है फैसले का, वो भी आपने सुन लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये दोनों केसेस डिफरेंट हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। देखें, ये जो बात की शोएब साहब ने, मैं इनकी खासी बातों पे तो डेफिनेटली एग्री करता हूँ इस बात से कि जज का एक कॉन्डक्ट होता है, उसको ऑब्वियसली अपने कॉन्डक्ट को देखना चाहिए। एतराज़ देखें हमारी तरफ से भी कई दफ़ा लगे, अभी हाल ही में ये आप देखें कि हाई कोर्ट पे भी और जो ट्राइब्यूनल के जजेस हैं उन पे भी एतराज़ लगे। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि एतराज़ देखें लग सकते हैं, लगते रहते हैं, लेकिन ये जज की अपनी
ऊपर होता है कि वो उसको डिसाइड करे कि क्या वो इंसाफ कर सकता है इन हालात में या नहीं। जहाँ तक वो बात की इन्होंने कि वो फैसला है, उस फैसले में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है और उसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यही थे और कोई इसमें मामला नहीं था। लेकिन जहाँ तक रेफरेंस की बात है तो माजरत के साथ रेफरेंस बदनीति पे इन्होंने फाइल किया था और जिसके कहने पे किया था। आपने सारी वो बता दी स्टोरी जिस तरह साहब ये जो अभी आपने बात की, हमें तो ट्रेंड वो तो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे। हाँ। आप ये जो फरमा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो आप खुद फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जाहिर बात है इमरान खान साहब थे। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें चीफ जस्टिस की एलिया ने जो पोजीशन ली इमरान खान साहब के हवाले से, उनके रेफरेंसेस दिए, जाहिर बात है आपके घर का एक फर्द जिसके साथ आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक पोजीशन ले रहा है एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ, तो जाहिर बात है फिर ऑब्वियसली एक पोजीशन तो क्लियर कट आप मैं देखिए ना जजेस की जो बात है जो बिल्कुल आपने मैं कंसीड करता हूं इस बात से कि शायद हमारी सोशल मीडिया टीम उस वक्त इतनी एक्टिव नहीं थी या इस तरह एक छोटी सी करेक्शन चलाने आते थे छोटी सी करेक्शन सर, छोटी सी करेक्शन, माजरत आपको, वेरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपकी सोशल मीडिया टीम उस वक्त नहीं आज भी उतनी कमजोर है। अब आगे बात कीजिए। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन ये बात मंसूर साहब जरूर है कि जितने जजेस जो हमें देखे ना जातियात पे आके, खा वो पानामा हो, इकामा उसमें से निकाला गया, उसके बाद मॉनिटरिंग जज बिठाए गए, वो कितने कैरेक्टर्स, आप नकवी साहब की बात करें, मैं आप इजाजुल एहसन साहब की बात करें, आप साकिब निसार साहब की बात करें, क्या वो तमाम तर चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई? जो उन्होंने बातें की, जो बातें कहीं, जो मीडिया के थ्रू किया, कितने ये लोग आज? ये तो सवाल तो ये बनता है ना कि ये हमारे साथ एक ज़ाती टसल जो हमारी लीडरशिप के साथ, पार्टी के साथ तो थी लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके लाए हुए थे और उन्होंने लगाया। ठीक है, ऐसी तो बात नहीं है कि अगर कोई जज हमारे अपने जज बनने से पहले कोई लॉ ऑफिसर लग गया या कोई फेडरल सेक्रेटरी लग गया और उसके बाद उसके देखें, ये नहीं है कि कोई आपके साथ वो निकाह पड़ा जाता है और वो उसने सारी जिंदगी ही आपके साथ रहना है। लोगों के अपने माइंड्स हैं, लोगों की अपनी जो डिमीनर्स हैं वो किस तरह विद द चेंज इन टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलाते हैं, किस तरह बदलाते हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल तो और आप दोनों का जैसे सर निकाह की इस्तेमाल हुए। सर आपने निकाह की जहां तक बात की, आप दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का जनरल बाजवा के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो हम सबके सामने ही है। एक वक्त में वो आंखों के तारे थे और उसके बाद दोनों आप जमातों ने उनके साथ कितने को इख्तलाफात कर लिए तो सबके सामने। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन नाज़रीन ब्रेक के बाद जो आने वाला फैसला है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 24 घंटे में आ जाएगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या स्टैंडिंग्स हैं, मुनीर फारूक साहब क्या राय रखते हैं, वेयर आर वी हेडिंग, और ये दोनों जमातें जो हैं वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ का कहना है कि स्प्लिट डिसीजन होगा, कुछ का कहना है कि बिल्कुल 50-50 पे स्प्लिट होगा, कुछ का कहना है कि नहीं 50-50 पे नहीं होगा बल्कि हो सकता है 3 मुख्तलिफ आ रहा हों इस केस के अंदर। तफसील से इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला अगले 24 घंटे में एक्सपेक्टेड है, उस पर अब ज़रा मज़ीद बात करते हैं। मुनीर फारूक साहब, एक तो जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस पूरे केस में कि ट्रायल जो है वो सबने देखा, जजेस के रिमार्क्स पूरी कौम ने देखे, आर्गूमेंट्स जो दिए गए, दलाइल जो दिए गए वकला की जानिब से वो भी सबने देखे, और नाउ एवरीवन इज़ नाउ एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियन। ऑब्वियसली हर एक की अपनी राय है, लेकिन आपने जितनी ये प्रोसीडिंग्स देखी हैं, और आई होप आपने सारी देखी हो, मैंने तो सारी देखी हैं, क्या राय है आपकी, वेयर आर वी हेडिंग, प्रेडिक्शन आपकी सिर्फ मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। मंसूर साहब, जो हम जाहिर बात है जजेस क्या फैसला उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे करते हैं, लेकिन एक जो क्लियर डिवीजन है वो मैं नज़र आई। एक तो पहले इस बात पर ज़्यादा फोकस रहा चंद जज साहिबान का कि जो इलेक्शन सिंबल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसकी गालिबन अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर पता नहीं आया है नहीं आया, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बताया जाता है जी गलत की इलेक्शन कमीशन ने। फिर कुछ गलतियां तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या उन मेंबरान के पार्ट पर भी हैं, बट जो ज़्यादा फोकस था वो इस बात पर था जी कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया। बट सवाल अब यहाँ ये है, लड़ाई इस बात पर ही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहसीत एक जमात जिन्होंने अपने सिंबल पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा सिरे से, क्या वो पार्लिमानी पार्टी बन सकती है जब उसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग शामिल हो जाएं? और अगर बन सकती है तो फिर जाहिर बात है उसी तनासुब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ये एक
मुझे तो ये स्प्लिट वर्डिक्ट नज़र आता है। और बाकी देखिए, जो नेकेड आई से आप कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, शायद टेलीविजन पे बैठ के आप कुछ चीज़ें मिस भी कर देते हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन जो रिपोर्टिंग हमारे सामने हुई है, जो मैं पढ़ पाया हूँ, उससे तो मुझे लगता है कि एक स्प्लिट डिसीजन होगा और कोई बहुत ये भी नहीं होगा जी कि एक ओपिनियन को शायद कोई जी चीफ जस्टिस साहब कोई बहुत ज़्यादा उनका जो ओपिनियन होगा उनके हमनवा जजेस का वो ज़्यादा होगा, या उनके लाइक माइंडेड जजेस का कुछ ज़्यादा ओपिनियन होगा, दूसरी तरफ से बड़ा को कमज़ोर होगा। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये स्प्लिट डिसीजन में हुआ तो शायद बहुत बड़ी तफरीक ना हो, मतलब मे बी समवेयर इन द मिडल, और मे बी एक आधे जज का फ़र्क हो। अब दिस इज ऑल presumptions, obviously, presumptions हैं, ये presumptions हैं, जी हाँ, एक वो है, लेकिन जो चीज़ नज़र आई वो ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट केस है और इस केस के अंदर तो कुछ सिरे से है ही नहीं। देखिए, अगर आप केसेस को पढ़े ना, जो इलेक्शन सिंबल से मुतालिक केस था, मेरी उस पर एक ज़ाती राय थी कि जी लीनियंसी बरती जा सकती थी, कंफ्यूजन से बचाया जा सकता था इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट अगर थोड़ा लीनियंट व्यू ले लेती। लेकिन अदालत का ये अपने फैसले में कह देना कि देयर इज नॉट इवन सिंगल पीस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिगार्डिंग देयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, ये अदालत ने अपने कोर्ट ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अब मसला ये है कि एविडेंस मिला है नहीं मिला, या अदालत ने इसे लिखा है, अदालत ने झूठ बोला है, गलत बोला है, वो मुझे तो नहीं पता ना, मेरे सामने तो अदालती रिकॉर्ड नहीं है। बट सवाल ये है कि अदालत ने फैसला दिया, मेरे नज़दीक उसमें लीनियंसी बरती जा सकती थी। कुछ लोगों का ख्याल था जी नहीं, लीनियंट व्यू क्यों लेना है। मेरे जहन में इसलिए था कि यार इस तरह से लोग डिसइंफ्रेंचाइज हो जाएंगे। आप लोगों को अगर बल्ले का निशान ले लेंगे तो उससे की फिर मुतअद्दिद इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हाईलाइट हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सिरे से इलेक्शन उसको फैसले को गलत ले लिया। मैं मुनीब साहब, मेरा पता नहीं आज क्यों दिल कर रहा है कि मैं आपको ना एक जज की शक्ल में देखूं, तो मैं दोबारा अपना सवाल उसी तरह रिपोर्ट करूंगा कि अगर आपके पास होता है, अगर आपकी कोर्ट में होता तो इन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आपकी क्या राय होती, क्या राय देते आप? अब मैं ना ताड़ा शोभा चेंज करा देना। मंसूर साहब, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, तुसी राज कराओ, मैंने पता है जनाब दा शौक बहुत है, लेकिन चलें अगर आप मुझे खजल ही कराना है तो आप शौक से कराएं, आप भाई हैं मेरे, आपके पास ये राइट है जनाब। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मेरे नजदीक तो मैंने, अगर आपने देखा होगा, मेरे नजदीक तो जो फैसला था पार्टी सिंबल लेने का, गो के बहुत सी डिस्क्रेपेंसी सी मेजर इश्यूज थे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर, कोर्ट ने भी मुतअद्दिद दफा पॉइंट आउट किए, लेकिन मेरा व्यू ये था कि शायद इसको अदालत थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेते हुए इनको कोई वक्त दे देती कि जी इलेक्शन सर पे है, मसाइल पैदा हो जाएंगे पार्टी के लिए, टिकट होल्डर्स के लिए, तो ये इलेक्शन कंडक्ट करें और हम इन्हें टाइम दे देते हैं ताकि ये इलेक्शन वंस जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये ऑन दिस स्टैंडर्ड ये हमें बताएंगे और अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके। अगर मेरा व्यू लिया जाता तो मैं तो वही फैसला दे देता कि यार इनसे ये निशान ना लें क्योंकि आगे इलेक्शन होने वाला है, काम खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो जो मुझे तुक समझ नहीं आती, अगर मैं एक सेकंड में आपको बता दूं, जो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है, सिर्फ मुझे तो ये समझ नहीं आती कि चले तहरीक इंसाफ की भी सीटें नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी नहीं है, लेकिन क्या आइन हमें ये इजाजत देता है कि अगर उनकी नहीं है तो हम इनको बाकियों में बांट दें, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम के अंदर? मैं अभी तक इसका जवाब समझने में से कासिर। ये मैं पूछ लेता हूँ ना जी, मैं बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर अकील साहब, ये बेंच ने बल्कि इस मौके के ऊपर जो है वो एक दफ़ा ये रिमार्क्स भी दिए कि जनाब ये माले गनीमत आपने समझा हुआ है कि माले गनीमत जो है वो बांट दिया जाएगा आप तमाम जमातों में, मतलब नून में, पीपल्स पार्टी में, एमक्यूएम, जेयूएफए। तो आप लोगों का क्लेम फिर भी सबसे वीकेस्ट लगता है। 3 सिनेरियोज जो है वो सामने फिर भी आ रहे हैं, जो मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई है कि या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जा सकती हैं, या ये हो सकता है पीटीआई को चली जाएं, या फिर एक ये पॉसिबिलिटी के भी ये है कि खाली हो जाएं। लेकिन आप लोगों का क्लेम जो है वो किस तरह वैलिड होगा, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा बैरिस्टर साहब। मंसूर साहब, आपने जस्टिस मुनीफ फारूक का व्यू तो ले लिया, मेरा भी व्यू ले लें अगर मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं। इनको 3 मौके मिले इनको 3 मौके मिले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के, और हमेशा इन्होंने ऐसे फजूल किस्म के, गलत किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जो आज दिन तक उसकी ना तो दुरुस्तगी कर सके और आज दिन तक इनकी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ही नहीं। मतलब अभी भी बताएं कि चेयरमैन
कौन है बराए नाम जो है गौर अली खान साहब को बनाया हुआ उन्होंने चेयरमैन और पता नहीं किसको क्या क्या ओहदे दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे ये चीजें मौजूद नहीं हैं। और अभी भी ये ना इस बात पे आते हैं कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने, और इसी तरह हवा में इनकी पार्टी। वैसे बैरिस्टर साहब एक सिर्फ मेरी आगाही के लिए, आपने ठीक किया, आपने इनके ऊपर आप इतराज कर रहे हैं। आजकल आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जी हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं। वो छोड़ चुके हैं सर, वो तो रिजाइन कर चुके हैं। अगर वो छोड़ चुके हैं तो ड्यूरेशन एक होती है, उसमें प्रेसिडेंट साहब आ चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब भी आ जाएंगे। नहीं बैरिस्टर साहब, नहीं बैरिस्टर साहब, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि आपकी जमात है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। आप कह रहे हैं अगर वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये तो हाल है हमारी जमातों का। देखें, एक विद इन अ सर्टन जो एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है उसमें ऑब्वियसली होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट का आपने इलेक्शन देखा, वो सबके सामने था। बरकैफ आपने जो सवाल पूछा मैं उसकी तरफ आता हूं कि क्या आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिल सकती हैं? मेरा वो तो आपने दे दिया था सर, वो आपने जवाब दे दिया था। मेरा यहाँ पे एक्चुअली सवाल मेरा आखिरी सवाल पे आया ना सर, सेकंड लास्ट सवाल पे आया ना, लास्ट सवाल पे मुझे एक अगर दे दें, मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है मेरा इस पे। देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नहीं मिलेंगी। वजह मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको कहता हूं कि आइन और कानून में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है, एक वो जमात जिसके अपने जो चेयरमैन है उसने ही आज़ाद हैसियत से लड़ा है। इस जमात ने कभी कंटेस्ट ही नहीं किया इस जनरल इलेक्शन 2024 में, तो वो फिर किस तरह जो है, और सारे ये इंडिपेंडेंट जाके उस पार्टी में जाके बसेरा कर अब इस पॉइंट के ऊपर किस तरह फिर ना ये जो आप पॉइंट दे रहे हैं, लेट मी जस्ट सर वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना बैरिस्टर साहब, वरना वी लूज ट्रैक सर। वो सर वो वी लूज ट्रैक ना। अभी एक्चुअली आपने जो अभी पॉइंट दिया है, मैं इसी के ऊपर आपसे सवाल करने लगा हूं। उसमें ये कहा गया कि क्या कानून की कोई ऐसी शिक मौजूद है कि ये तमाम आजाद उम्मीदवार कोई ऐसी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते जो पहले से पार्लियामेंट में नहीं है? क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है? जी आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ें और उसके साथ आप 106 पढ़ें आर्टिकल, और उसके साथ जो दूसरी जो है इसके इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, तो उसमें वाज़े तौर पे है। देखें, ये नहीं हो सकता कि एक वो कंटेस्टिंग जमात होगी, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब इसका एक भी कैंडिडेट मैदान में मौजूद नहीं था जो बाप पार्टी का कंसीड उन्होंने किया। एसआईसी के वकील ने वहां पे कहा कि बाप पार्टी की अगर आप कह रहे हैं तो सर, बाप पार्टी आप कह रहे हैं कि केपी में कंटेस्ट किया था उन्होंने। नहीं सर, पॉलिटिकल जीती या नहीं जीती थी, दैट्स अनदर थिंग कि उनकी कम से कम कंटेस्ट तो किया था उन्होंने। सर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन सिर्फ उस वक्त पूरी होगी जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी। अगर वो इलेक्शन उस साल कंटेस्ट नहीं कर रही या उस 2024 के इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, तो वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन से ही बाहर निकल जाएगी। ये कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं जिनके कायदो जवाबित ही जो है वो, और या पूरे लवाजमात ही पूरे नहीं है ना, उनके पास वो जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो काम करना होता है, मतलब अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है, अपनी अपडेटिंग करनी होती है चीज़ों की। कई जमातें हैं वो क्या क्या नाम से चल रही हैं, उन्होंने भी नहीं की। ये भी इसी तरह की एक जमात थी ना। ओके सर, मुझे याद दीजिएगा, मैं आई एम एट द एंड ऑफ माय शो। शोएब साहब, पीटीआई ने बहुत लेट ज्वाइन की प्रोसीडिंग्स, और यही सवाल मैं शोएब साहब से करने लगा था। सवाल किया गया और फिर सवाल किया गया कि अगर मिसाल के तौर पे पीटीआई को ये सीटें हम कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद को दे दें, तो फिर ये आपकी पिटिशनर हैं कमल शोजब साहिबा, ये क्या करेंगी? उन्होंने कहा फिर ये एसआईसी में चली जाएंगी। पिटिशन की है पीटीआई के हवाले से कि सीटें पीटीआई को दे दें, और फिर कहते हैं नहीं ये उस टाइम उसके बाद एसआईसी में चली जाएंगी। मैं आखिर में शोएब साहब, आप लोगों के सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो कल का क्या होगा? आपको ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए चाहिए या पीटीआई के लिए चाहिए सर? आप बताइए। देखें, एक बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं, इनका कहना अकील साहब जो कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं कराए, भाई आपने तो ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन कराए हैं। भाई हमने तो पब्लिकली कराए हैं, सबके सामने कराए हैं, और 3 दफ़ा इलेक्शन कराए हैं। इलेक्शन कमीशन अगर जराइम की आमाजगाह बना हुआ है और हमारे साथ बदयांती कर रहा है और ज्यादती कर रहा है, जो कि सारी दुनिया ने देखा है इलेक्शन में, जो मेरे साथ क्या हुआ, हमारे सवाल का जवाब दीजिए शोएब साहब, आखिरी मिनट चल रहा है, कहानियां हैं। सवाल का जवाब सर, आखिरी मिनट चल रहा है सर। अच्छा, मैं उसमें आ रहा हूं। देखें, पहली बात तो यह है कि खुद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है,
ہم اپنے آپ کو خود تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر نہیں کیا, ہم نے تو ایفیڈیوٹ دیا, ڈکلیریشن دی کہ ہم پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کا تو ہم سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہ آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو. اچھا جی نہیں تسلیم کریں گے, تو پھر آج خود انہوں نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد آج تک ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا, تیسرا الیکشن کرانے کے باوجود بھی, اور ہم مجبوری میں جا کے سنی اتحاد کونسل میں آئے. اور اس سے پہلے ہم نے بارہا ان کو کہا, میرے سمیت, سلمان اکرم راجہ سمیت, بلکہ سلمان تو کورٹ میں چلا گیا. تھینک یو سو مچ. ٹائم ختم ہو گیا. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب تھینک یو سو مچ. صحافی منیف فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کل البتہ ججوں نے فیصلہ دینا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ کیا آتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.